गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द कॉर्न आर्टिस्ट और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में। ये बेसिकली एक हाइस्ट फिल्म है, मतलब रॉबरी फिल्म है, जस्ट लाइक ओशियन 8 और नाउ यू कैन सी मी की तरह। इस फिल्म का डायरेक्टर है किम हैंग सन। IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म रॉबरी के बारे में है तो उस पार्ट को तो डिटेल में पोर्ट्रे किया गया ही है, मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है इस फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर एक पार्ट मीनिंगफुल है और इंटरकनेक्टेड है। और एंडिंग एज यूजुअल हर साउथ कोरियन थ्रिलर की तरह अनप्रेडिक्टेबल है एंड कम्प्लीटली ट्विस्टेड है। एंड तक हमें इस फिल्म की असली मोटिव के बारे में पता ही नहीं चलता, वो तो सिर्फ क्लाइमैक्स पर ही रिवील होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को। ये कहानी है ली की। वो एक टैलेंटेड सेफ क्रैकर है, मतलब चोर है, किसी भी तिजोरी को खोल सकता है, वो भी मिनटों में। ये फिल्म शुरू होती है उसके एक ऐसे ही मिशन से। हम देखते हैं वो एक हाईली सिक्योर्ड ऑफिस बिल्डिंग के 29th फ्लोर के अंदर घुसकर एक लॉकर से बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट को चोरी करता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड से छुपकर वो बिल्डिंग से निकल तो जाता है, मगर इस हड़बड़ी में वो आर्टिफैक्ट टूट जाता है। मगर वो उसकी एक कॉपी बनाता है और नेक्स्ट डे एक जाने माने एंटिक सेलर के पास जाकर बेच देता है। उस सेलर को भी पता था ये चीज नकली है, मगर ली उसे ब्लैकमेल करता है जिससे उसे इस नकली चीज से असली दाम मिले। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस आर्टिफैक्ट को सेल करने के पीछे एक कारण भी था जो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम उसके पार्टनर इन क्राइम ग्विन से मिलते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन है और ब्लैक मार्केट में वेल कनेक्टेड है। उनका अगला टारगेट था एक ज्वेलरी शॉप, लेकिन इस दुकान के अंदर बाहर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। तो ली एक हैकर को कांटेक्ट करता है, इसका नाम है जॉय। रूमर से उसने पैसों के बदले में अपने ही पार्टनर्स को बेच दिया था, लेकिन ये बंदा बहुत ही काम का है। तो ये तीनों मिलकर सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान करते हैं। ली सबसे पहले उस दुकान पर जाकर लॉकर को ध्यान से देखता है, ये किस टाइप का लॉकर है, खोलने में कितना वक्त लग सकता है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं। ग्विन भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट चेक कर लेता है। सब कुछ मिलाकर उन्हें कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही। इस 10 मिनट के लिए जॉय को उन्हें उस दुकान के अंदर और बाहर सारे सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट करना होगा, अलार्म भी ऑफ करना होगा। अभी बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है सिक्योरिटी गार्ड्स। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए ली और ग्विन मिलकर एक दूसरे दुकान पे एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन्हें वो सारे प्रेशियस डायमंड्स मिल जाए जिनकी कीमत करोड़ों में है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग होता है और उन्हें वो हीरा भी मिल चुका था। वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे, मगर उन्हें पता ही नहीं था वो लोग किससे पंगा लिए चुके हैं। ये दुकान था चेयरमैन चो का, जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन था। तो वो तो इस चोरी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे, और वैसे भी वो कोई सीधा इंसान तो नहीं था। उसने आने वाले इलेक्शन में नॉमिनेशन पाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। अभी उन्हें जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो वो डिसाइड करते हैं उन पैसों को वापस लेने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि वो पैसा एक बहुत ही सिक्योर्ड सेफ के अंदर है, जिसे क्रैक करना बहुत ही टफ है। मगर ये भी खबर है कि उन पैसों को बहुत जल्द हटा दिया जाएगा। तो चो को जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। लास्ट कुछ दिनों में उसने बहुत सारे सेफ क्रैकर्स को लाकर टेस्ट किया है, मगर कोई भी उतना टैलेंटेड नहीं है। ऐसी हालत में जब चो को इस चोरी के बारे में पता चलता है तो वो ली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इतने सारे गार्ड्स को चकमा देकर इतने कम समय में एक हाईली सिक्योर्ड लॉकर को तोड़ना आम बात नहीं है। तो चो अपने आदमियों से कहकर ली के बारे में पता करते हैं। अब जब डायमंड चोरी की है तो उन्हें बेचना तो पड़ेगा ही, मतलब उन्हें किसी ना किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। जो सारे ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनमें से ही एक के पास से उन्हें ली का ठिकाना मिल जाता है। जो कि आदमी कुछ दिनों तक ली, ग्विन और जॉय को फॉलो करते हैं, उनके बैकग्राउंड, फैमिली, शेल्टर, सब कुछ के बारे में पता करते हैं और एक दिन डायरेक्टली उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। पहले तो उनमें से कोई भी चो के लिए काम करने पे राजी नहीं हो रहे थे। बाद में जब उन्हें पता चला चो ने उनके फैमिली मेंबर्स को और ली जिस लड़की को पसंद करता था उसे हॉस्टेज बनाया है, तो मजबूरन उन्हें राजी होना पड़ता है। लेकिन असल में चो ने इन्हें हॉस्टेज नहीं बनाया था, सिर्फ उन्हें धमका रहा था। मगर ये काम बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला था।
ये सेफ वन ऑफ द कम्प्लेक्स सेफ था। ऊपर से जिस सिक्योरिटी जोन के अंदर इसका लोकेशन है वो बेसिकली एक पोर्ट है, इंडियन कस्टम, और उसका भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। उन्हें एक साथ काफी सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो से उन्हें उस जगह की मैप, नकली आईडी सब कुछ मिल जाता है, मगर उन्हें टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। जॉय सिक्योरिटी सिस्टम हैक तो कर सकता है, जिसे रिबूट करने में 40 मिनट्स लग जाएगा, 40 to 45 मिनट्स। तो ली और ग्विन को जो करना होगा इसी समय के अंदर करना होगा। समय बहुत कम था और प्रेशर बहुत ज्यादा, मगर बात थी $150 मिलियन की, तो प्रिपरेशन तो लगेगा ही। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो इस चोरी के केस को बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है जिस दुकान में ब्लास्ट हुई थी, ली उस दुकान के अंदर एक सूटकेस लेकर गया था, मगर बाहर आते समय उसके हाथ में कोई भी सूटकेस नहीं था। एक्चुअली यही वो बॉम्ब था। तो वो लोग ली के पीछे पड़ जाते हैं। यही सेम पुलिस ऑफिसर बहुत दिनों से चो के ब्लैक मनी को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कोई सबूत के बिना वो चो को तो इंटेरोगेट नहीं कर सकते थे, मगर ली को वो लोग पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। काफी सारे सवाल जवाब के बाद भी जब ली उन्हें कुछ नहीं बताता तो उसे जाने देना पड़ता है, मगर वो लोग उस पर नजर जरूर रखने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब चो ली से मिलने उसके घर आ रहा होता है तो पुलिस देख लेते हैं। तुरंत वो लोग ली के घर में हल्ला बोल देते हैं, लेकिन तब तक ली अपना सारा सामान लेकर भाग चुका था। पूरे घर को माइन्यूटली सर्च किया जाता है और तब जाके पुलिस को एक हिडन रूम के अंदर से बहुत सारी फोटोज, मैप्स, ड्राइंग्स वगैरह मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ली का अगला टारगेट होने वाला है इंडियन कस्टम। डेट भी उन्हें पता चल चुका था। अब जब उन्हें पता है इस प्लानिंग में शायद ली के साथ साथ चो भी मिला हुआ है, तो उनके लिए ये एक सीरियस थ्रेट बन चुका था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, ली इतना केयरलेस कैसे बन सकता है? इस फाइंडिंग के बाद से ही पुलिस ली के घर पर वो जहाँ जहाँ जाता है हर जगह नजर रखने लगता है, मगर वो तो जैसे गायब हो चुका था। असल में वो अपना मास्टर प्लान रेडी करने में बिजी था। बहुत सारे डिस्कशन के बाद प्लान कुछ ऐसा रेडी होता है कि सबसे पहले ग्विन एक बॉम्ब बनाएगा, जिसे डिफ्यूज करना इम्पॉसिबल है और इफेक्ट भी जबरदस्त है। इसके बाद उस बॉम्ब को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के तरफ से वाटर क्वालिटी इंस्पेक्शन के बहाने ली और ग्विन अंदर जाएगा, बॉम्ब को एक अलग विंग में प्लेस करेगा और साथ ही साथ सिस्टम के अंदर हैकिंग डिवाइस भी इंस्टॉल कर देगा। इससे होगा ये कि जब उस विंग में बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो सारे लोग वहां पर ही कंसंट्रेट करेंगे, भागा दौड़ी मच जाएगी, अलार्म भी बजने लगेगा, मगर जॉय उसे बंद नहीं होने देगा। इससे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को लगेगा कि शायद सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। वो लोग रिबूट करेंगे और सिस्टम फिर से चालू होने में 45 मिनट्स तो लग ही जाएगा। इतने में ली, ग्विन और चो के आदमी अंदर जाएंगे स्वाट टीम के ड्रेसअप में, सेफ को क्रैक करेंगे, पैसा निकालेंगे और अपने आप को भी वहां से निकालेंगे। सारा काम कंप्लीट करना है तो उन्हें बहुत जल्दी करना होगा। वैसे तो प्लान बहुत ही बिल्कुल ही ठीक ठाक है, लेकिन ली चुपचाप उन्हें ओबे कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था। ये बात चो को हजम नहीं हो रही थी, तो वो जॉय को पैसा देते हैं उन पर नजर रखने के लिए। और जैसे कि हमें पता है जॉय इससे पहले भी अपने दोस्तों को बिट्रे कर चुका है, तो ये उसके लिए कुछ नया नहीं है। वो ली और ग्विन पर स्पाइंग करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में ये लोग चो को डबल क्रॉस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग एक नकली एक्सपोर्ट कंपनी की डॉक्यूमेंट्स रेडी की है, जिससे उन्हें ये $150 मिलियन लीगली अपने अकाउंट में मिल जाए। इसके लिए उन्हें बस सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। जॉय इन सारे बातों को जाकर चो को बता देता है और चो ली को कंट्रोल करने के लिए उसके लव इंटरेस्ट को हॉस्टेज बना लेता है। सच में अब तो ली को वही करना होगा जो चो कहेगा। ऑपरेशन के दिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। जॉय एक टेलीफोन रिपेयरमैन के डिस्गाइज में अंदर जाता है और सारे सिस्टम को हैक कर लेता है। चो भी उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे ली, ग्विन और बाकी आदमियों को स्वैट टीम के ड्रेसअप में अंदर जाने का मौका मिल जाए। ली विद इन 10 मिनट्स उस सेफ को क्रैक कर लेता है। प्लान ये था कि उस पोर्ट में चेयरमैन चो का कुछ चाइनीज कूपन भी था, जिनकी नंबर्स और क्वांटिटी $3 मिलियन के आसपास की है। तो चो ने कहा था उन्हीं के अंदर छुपाकर ये पैसा बाहर लाना होगा, तभी चेकिंग पॉइंट को वो लोग क्रॉस कर पाएंगे। तो ये लोग भी वैसा ही करते हैं, मगर प्रॉब्लम तब होती है जब पुलिस को पता चलता है इस ब्लास्ट के बारे में। उन्हें तो पहले से ही पता था ली कुछ घोटाला करने वाला है, तो वो लोग पूरे टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं।
ली, ग्विन और जो के आदमी मिलकर सारा पैसा एक ट्रक में लोड भी कर लेते हैं, मगर तभी उन्हें स्वाट टीम के एक ग्रुप देख लेते हैं। तो वो लोग इन पैसों को कुछ देर के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और ली स्वाट टीम को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी तरफ भागता है। मगर असल में उसका इंटेंशन स्वाट टीम को बिजी रखना नहीं है, बल्कि अपनी उस नकली एक्सपोर्ट कंपनी की इंफॉर्मेशन को इस सिस्टम के अंदर डालना था। ये बात चो को भी पता लग जाता है, तो वो उसे चेस करता है और उसका प्लान भी फेल कर देता है। इतना ही नहीं, अब जब उसका काम हो चुका है तो चो को ली की कोई जरूरत नहीं है, तो वो ली को सच में पुलिस के सामने जाने के लिए कहता है विद अ बॉम्ब। ऑब्वियसली ली राजी नहीं होता, लेकिन जब उसे पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड इनके पास है तो उसे जाना ही पड़ता है। जो भी पुलिस को एनोनिमसली इन्फॉर्म कर देता है उसके गाड़ी के बारे में, नंबर के बारे में, कलर के बारे में। तो पुलिस भी ली को घेर लेते हैं। जब ली देखता है उसके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं है, तो सरेंडर करने की जगह वो समुद्र में जंप कर देता है। पुलिस को तो वो जिंदा चाहिए था, लेकिन गलती से कोई उसे शूट कर देता है। और तो और जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है, जो वो बॉम्ब भी ऑन कर देता है, जिससे ली की लाश तक नहीं मिलती। मतलब जो को पूरा पैसा भी मिल चुका था, क्योंकि स्वाट टीम जब चेक करता है उन्हें वहाँ कूपन से मिलता है, तो वो लोग उस ट्रक को नहीं रोकते। उन्हें क्या पता सिर्फ ऊपर के कुछ पैकेट्स में ही कूपन से, अंदर तो पैसा ही पैसा है। जब उस तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो अपने आदमियों के साथ अपना पैसा देखने आता है। हमें उनके साथ वो बेईमान जॉय भी दिखता है, जो बहुत ही खुश लग रहा था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है इस बॉम्ब के ब्लास्ट के बारे में मीडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, जिससे ग्विन और जॉय को पता चल जाता है कि ली मर चुका है। इससे ग्विन तो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि ली उसका भाई जैसा था, मगर जॉय वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उन्हें अभी ली का शेयर भी मिलने वाला था। ग्विन उससे झगड़ने लगता है और गुस्से में जॉय उसे भी मार डालता है। मतलब अभी उसे बाकी दोनों का पैसा भी मिलने वाला था, तो इसलिए वो इतना खुश था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि चो को पता चलता है इस ट्रक में असल में सिर्फ कूपन्स ही है, ऊपर नीचे हर पैकेट में। मतलब ली ने उन्हें बुद्धू बनाया। असली में वो असली पैसा उसने कहीं और छुपाया है, जिसका राज उसके मरने के साथ साथ ही दफन हो चुका है। जो इस झटके से बाहर आए भी नहीं थे, उससे पहले ही उसे और एक झटका लगता है। उसे कॉल मिलता है ली का। मतलब ली जिंदा है, बिल्कुल हेल्दी है और शायद अभी सारा पैसा भी उसके पास ही है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। ली सिर्फ चो को लूटना नहीं चाहता था, बल्कि वो उसे फंसाना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि इसी चेयरमैन ने ही ली के पिता समान गुरु का खून किया था सालों पहले। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है ये डायरेक्टर चो और ली का मेंटर डायरेक्टर ओ कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर जब ओ इस रास्ते को छोड़ना चाहा, चो की मदद करने के लिए राजी नहीं हुआ, तो चो ने उसे मार डाला। ली एक अनाथ है, ओ ही उसका परिवार था, तो वो इस खून का बदला लेने का डिसाइड की। वो डायरेक्टर घमंड भी तोड़ेगा और उसका पैसा भी लूटेगा। सबसे पहले उसने एक आर्टिफैक्ट चुराया, मतलब जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था। उसका एक कॉपी बनाया, अंदर एक कैमरा फिट किया और उसे ले जाकर बेच दिया। वो बिल्कुल श्योर था इसे डायरेक्टर चो ही खरीदेगा, क्योंकि वो उस सेलर का रेगुलर कस्टमर है और उसे ऐसी कीमती चीजें पसंद भी हैं, और होता भी यही। ऐसे ही ये आर्टिफैक्ट पहुंच जाता है चो के घर में, जिससे ली उनके सारे सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में पता लगाने लगता है। अब बारी है दूसरे स्टेप की। इसके लिए वो जानबूझकर चो के ज्वेलरी शॉप को लूटता है, क्योंकि उसे पता था चो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा, और यही वो चाहता था। लेकिन इसके बाद प्लान थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि चो उन्हें ब्लैकमेल करके अपने काम में लगाने लगता है। लेकिन इसमें भी ली असल में अपना ही प्लान कंटिन्यू कर रहा था। वो चो के मदद से उन सारे पैसों को चुरा लेता है और अपने कुछ गैंगस्टर फ्रेंड्स को स्वाट टीम के ड्रेसअप में उन्हें चेस करने के लिए कहता है। तो जब चो के आदमी उस पैसे भरे ट्रक को छोड़कर कुछ देर के लिए भाग गए थे, तो ये गैंगस्टर ग्रुप उन सारे पैसों के ऊपर कूपन वाले प्रिंट कर देता है। ये ली का ही इन्वेंशन था। वो बहुत दिनों से नकली पैसा बनाने की कोशिश में था, ऑलमोस्ट कामयाब हो भी चुका था, मगर प्रॉब्लम एक ही थी कि ये इंक अल्कोहल में डिलीट हो जाती है। ये प्रॉब्लम ही इसी प्लान में एक एडवांटेज साबित होता है। वो लोग इन पैसों के ऊपर कूपन वाला प्रिंट कर तो देता है, लेकिन ये केमिकल कुछ ऐसा था जिससे ये प्रिंट विजिबल होने में कुछ वक्त लगता है। समय के साथ साथ ऑक्सीडाइज होते हुए इस प्रिंट का रंग चढ़ता है। तो होता ये है, स्वाट टीम के निकल जाने के बाद जब चो के आदमी इन पैसों को कलेक्ट करता है,
उनके नज़र में वो प्रिंट विजिबल नहीं होती। जब वो ट्रक फाइनली चो के पास जा पहुंचता है तब वो प्रिंट विजिबल होती है। मतलब ऊपर असली कूपन के नीचे असली पैसा ही था, सिर्फ कूपन का प्रिंट किया गया था। मतलब चो का पैसा उसके आंखों के सामने ही था, वो ही पहचान नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ ली को गोली नहीं लगी थी, मतलब लगी थी लेकिन वो असली गोली नहीं थी। जो खून बहा था वो भी नकली ही था, इसीलिए वो जिंदा बच गया था और ये सब कुछ उसी का प्लान था। अब जब चो को पता चलता है कि ली जिंदा है तो चो उसे उसके गर्लफ्रेंड एना को लेकर डराने की कोशिश करता है, मगर ली कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़की जिए या मरे। ली ने ऑलरेडी चो के घर के सारे रिकॉर्डिंग्स पुलिस को भेज दिया था, तो अभी पुलिस के पास चो के खिलाफ इनफ एविडेंस था, तो पुलिस उसके घर को सीज कर लेते हैं। लेकिन इस समय हम जॉय को देखते हैं, वो भागता नहीं बल्कि वो एना को बचाने जाता है। और यहाँ पर खुलता है इस फिल्म का और एक राज। असल में जॉय ने अपने दोस्तों को कभी धोखा दिया ही नहीं था। चो ने उसे स्पाइंग करने के लिए जब कहा था उसी वक्त उसने सारी बातें जाकर ली से कह दिया था और तभी से वो उन दोनों के लिए ही काम कर रहा था। उसने ग्विन को भी नहीं मारा था, वो भी जिंदा ही था। जॉय इतना नाटक इसीलिए कर रहा था ताकि वो लास्ट तक चो के साथ रह पाए और एना को बचा सके, क्योंकि एना ली का प्यार है और उसका मेंटर डायरेक्टर ओ की बेटी भी है, तो उसे प्रोटेक्ट करना ली की ही जिम्मेदारी है। हम देखते हैं पुलिस के हमला करने के बाद जॉय एना को लेकर भाग जाता है और अपने दोस्तों से जाकर मिलता है। अभी बस और एक ही काम बाकी था, वो है उन पैसों को चुराना। तो जॉय और ग्विन फिर से FBI के ड्रेसअप में चो के घर वापस जाता है और उस कूपन भरे ट्रक को एविडेंस के तौर पर ले जाता है। उधर चो को हम देखते हैं पुलिस से भागकर वो निकलने की कोशिश तो करता है, मगर ली उसे जाने नहीं देता। पुलिस के आने तक वो उसे रोक कर रखता है। असल में चो को पकड़ने के लिए ही उसने पुलिस के लिए अपने घर में इतने सारे क्लूज छोड़ा था, वो उसका केयरलेसनेस नहीं था। फिल्म के एंडिंग में हमें पता चलता है चो को अरेस्ट कर लिया गया है। उधर ली को भी वो सारा पैसा मतलब कूपन मिल चुका है जो असल में पैसा है। तो अभी ली, क्वीन, जॉय और वो सारे गैंगस्टर फ्रेंड्स मिलकर इन कूपन को अल्कोहल में नहलाते हैं, जिससे उन्हें उनका पैसा मिल जाता है, पूरा $150 मिलियन। सभी का शेयर देने के बाद ली एना को भी एक शेयर भेजता है, जिससे वो दुबई में एक आर्ट गैलरी खरीद सके और अपना बिजनेस आगे ले जा सके। इतने दिनों से एना ली को अवॉइड कर रही थी, मगर अभी जब उसे असलियत के बारे में पता चलता है तो वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उनके इस नई दोस्ती के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस फिल्म में डायलॉग से ज़्यादा एक्शन है। कौन किसको उल्लू बना रहा है, कौन किसे कौन कर रहा है, पता ही नहीं चलता और इसे पता करते करते ही समय बीत जाता है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कुछ भी बोरिंग नहीं है, 100% एंगेजिंग है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, टाटा।